हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। और कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर हम यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बिजनेस भी एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे और टेक्निकल्स भी देखेंगे। और सारी चीजें देखने के बाद में यहाँ पर जब आप सीख लोगे देन यू विल बी एबल टू टेक ए बेटर डिसीजन कि हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो मेरी यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डिसीजन लेना है आपने लेना है। मेरे हिसाब से चीजों को समझना है कि कभी भी किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले एक बार हम यहाँ पर बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस को लेकर बड़ी सिंपल सी बात है। इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी और इंडिया जब ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम का यहाँ सीधा सीधा लिंक है बैंकिंग इंडस्ट्री से। राइट नाउ पर कैपिटा इनकम इज $2,000 और चाइना की $10,000 के आसपास है, अमेरिका की $70,000 के आसपास है। तो यहां से सीधी सीधी ग्रोथ है। और जैसे जैसे यहां हमारी इनकम बढ़ती रहेगी, जीडीपी इंक्रीज होती रहेगी, जीडीपी बढ़ती रहेगी, तो बाकी चीजें भी मींस बैंकिंग इंडस्ट्री यहां से ग्रो करती रहेगी। फॉर एग्जांपल हम यहां पर बैंकिंग के अगर इनकम की बात करने लगे तो बैंकिंग की जो मेन इनकम है वो सर्विस फीस है। एंड साथ में जो इंटरेस्ट का गैप है, यानी कि वो फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट के रूप में हमसे 3% 4% के आसपास हमसे फंडिंग लेते हैं। और हाउसिंग लोन के रूप में हमें 7% 8% और व्हीकल लोन के रूप में 8-9% और पर्सनल लोन के रूप में 11-12% के आसपास के रेट से के हिसाब से हमें वापस देते हैं। तो जो बीच के डिफरेंसेस हैं वो उनकी इनकम है। साथ में क्रेडिट कार्ड के रूप में फर्दर इनकम आती है। और अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की यहाँ पर बात करने लगे तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक की कोई भी दूसरी कंपनी सेपरेटली लिस्टेड नहीं है, सभी इसका पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल जो सिक्योरिटीज बिजनेस है वो भी इसी का पार्ट है, फंड मैनेजमेंट भी इसी का पार्ट है, म्यूचुअल फंड इसी का पार्ट है, और जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो भी इसी का पार्ट है। आने वाले टाइम में ये सारे बिजनेसेस अलग से ये डाइवर्सिफाई करके इसको डीमर्ज करके अलग से लिस्ट किए जा सकते हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने एक एक करके सारे ही बिजनेसेस को अलग से लिस्ट किया डीमर्ज करके, और जैसे एचडीएफसी बैंक ने भी अपनी सारी बिजनेसेस को अलग अलग करके लिस्ट किया है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी एएमसी अलग से है, एचडीएफसी लाइफ अलग से बिजनेस है, और एचडीएफसी लिमिटेड हाउसिंग लोन वाला अलग बिजनेस है। और उसके साथ में अभी जो फर्दर इश्यू आएगा, नया इश्यू आएगा, आईपीओ आएगा, दैट इज द एचडीएफसी एर्गो और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो क्रेडिट कार्ड वाला बिजनेस है। सो सेम थिंग विल हैपन विद कोटक महिंद्रा बैंक एज वेल। तो यहाँ वैल्यू अनलॉकिंग भी होनी है आने वाले टाइम में। और जो लोन की डिमांड है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, ऑफ कोर्स, मोर हाउसेस, मोर लोन, मोर व्हीकल्स, मोर लोन, मोर मेडिकल इंश्योरेंस, मोर जॉब्स। तो ये सीधा सीधा एक लिंक है कंट्री की ग्रोथ का बैंकिंग की ग्रोथ से। जब भी हम इस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पर किसी भी कंपनी के बिजनेस को ग्रोथ की तरफ देखने लगे तो एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो बड़ी मेजर कंपनीज हैं वो उस पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ का मेन पोर्शन ले जाती हैं। तो हमेशा लीडिंग कंपनीज में उस पॉइंट पर हमें काम करना चाहिए। सो बैंकिंग में लीडिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं? एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, एसबीआई है। सो दीज 5 बैंक्स आर द प्रोमिनेंट बैंक। उसके बाद भी काफी बैंक्स हैं जो साथ देंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनको अंडर वैल्यूएशन एंड फेयर वैल्यूएशन के बेस पर ट्रीट करना चाहिए। और जो लीडिंग कंपनीज है उनको ग्रोथ के हिसाब से हमें यहां पर देखना चाहिए। अब जब हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो दिस इज अवेलेबल एट ए 29.4 पी विच इज वेरी फेयर पी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 13.3। तो मैं एक चीज कहूंगा कि जब भी हम इसके आरओसी हमें बैंकिंग के केस में नहीं देखना चाहिए, बिकॉज आरओसी को कैलकुलेट करते हुए हम बोरोइंग को भी कंसीडर करते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ ए बैंकिंग कंपनी बोरोइंग इज नॉट ए बोरोइंग, दैट इज just like an inventory to use in doing this business. So debt equity ratio is not important in this case, हमें नहीं देखना है। ROE अगर 10% से ज्यादा है बैंकिंग के केस में then this is fine, this is a good ROE if this is more than 10%। तो हम इस बात को यहां पर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में जब हम नीचे जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है। कंपनी इज ग्रोइंग, ऑफ कोर्स। लास्ट ईयर जून क्वार्टर में जो रेवेन्यू थी दैट वाज 8,000 करोड़, नाउ दिस इज 9,164 करोड़। लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था दैट वाज 1,800 करोड़, नाउ प्रॉफिट कितना है? 2,700 करोड़। ये यहां पर अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने के रीजंस हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जो इनका नेट एनपीए था, नेट एनपीए वाज 1.34%, नाउ द नेट एनपीए इज 0.69%। तो एनपीए जैसे जैसे यहां पर कम होता जाएगा वैसे वैसे कंपनी की बैलेंस शीट क्लीन होती जाएगी और आगे चलकर
उस एनपीए के अगेंस्ट प्रोविजंस हमें ज्यादा नहीं बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम आज की डेट में एनपीए की सिचुएशंस को देखने लगे, देन नेट एनपीए इज 0.69% विच इज लोएस्ट इन लास्ट 12 क्वार्टर्स, यानी कि अब तक के केस में सबसे हेल्दी बैलेंस शीट का इस टाइम पर सिनेरियो है। हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। अगर हम एक बार लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करने लगे, सो 10 years बैक रेवेन्यू वाज 5,973 करोड़ रुपीस, और आज की डेट में क्या सिनेरियो है कि इससे डबल, जो उस टाइम पर हमारी रेवेन्यू थी 6,000 करोड़ की 10 years बैक, अभी उससे डबल एक साल का नेट प्रॉफिट है। सो दिस इज ए मींस, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर नेट प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है, कंपनी की यहां पर ग्रोथ हुई है कंसिस्टेंटली। एवरी ईयर इज ग्रोइंग एंड एवरी ईयर जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमेशा इंक्रीज किया। हाईएस्ट एवर पोजीशन है आज की डेट में, क्लीनेस्ट बैलेंस शीट है आज की डेट में, और आगे जो इंडिया की ग्रोथ है वो सीधी सीधी है। एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो सारी चीजें बैलेंस शीट को लेकर अच्छी हैं, बिजनेस को लेकर अच्छी हैं, वैल्यू अनलॉकिंग यहां पर होनी ही है, चाहे वो आज हो, चाहे वो 2 years के बाद हो, चाहे 3 years के बाद हो। जब भी मैनेजमेंट को फील होगा नाउ दिस इज अ गुड टाइम कि हम इसका आईपीओ लेकर आए, तो जब भी आईपीओ इस तरह के आएंगे तो जो आईपीओ आएगा उस कंपनी के शेयर्स हमें ऑटोमेटिकली मिलेंगे अगर हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स होंगे। वो रेशो कितना होगा वो कंपनी डिसाइड करेगी कि कितने शेयर के बदले हमें कितने शेयर्स मिलने हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली मिलेंगे, क्योंकि अभी भी जिन लोगों के पास कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स हैं वो इनडायरेक्टली यहां पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज के भी मालिक हैं, वो एचडीएफसी बैंक इंश्योरेंस के भी मालिक हैं, वो क्रेडिट कार्ड सर्विसेज के भी मालिक हैं, वो होम लोन बिजनेस के भी मालिक हैं, वो म्यूचुअल फंड बिजनेस के भी मालिक हैं। तो क्योंकि वो सारा कोटक महिंद्रा बैंक का ही पार्ट है और वो लिस्टेड नहीं है, डीमर्ज नहीं हुआ है। तो इस बात को हम लोग समझकर जब ये सारे फाइनेंशियल्स यहां पर अच्छे नजर आते हैं तो एक बात का डर खत्म हो जाता है कि कंपनी नीचे जाएगी या फाइनली ऊपर जाएगी। ऑफ कोर्स कंपनी फाइनली ऊपर जाएगी। तो यहां पर अब टेक्निकल भी एक बार देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है। टेक्निकल्स को जब हम ध्यान में रखते हैं तो काफी लंबे टाइम से एक बात बिल्कुल साफ है कि यहां पर कोई भी एज सच बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आई है शेयर प्राइस में। अगर ये हम दिसंबर 19 का टाइम लेने लगे, दिसंबर 22 आने वाला है, यानी कि लास्ट 3 इयर्स में कितना प्रॉफिट आया है, अगर हम इस बात को समझने लगे तो बहुत ज्यादा गेन यहां पर नहीं है। बहुत ही थोड़ा सा गेन आया है। 1732 से लेकर 1930 तक ये बहुत ज्यादा गेन नहीं है। तो ये कितना गेन है एक्चुअल में, अगर हम इसको एक बार कैलकुलेट करने लगे तो आज के प्राइस के हिसाब से 3 इयर्स में सिर्फ स्टॉक प्राइस ने 11% का ही गेन दिया है। जबकि फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं कि लास्ट 3 इयर्स में कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी ग्रो हुई है। अगर हम एक बार इस बात को देखने लगे तो नेट प्रॉफिट 7,200 करोड़ से ग्रो होकर 12,000 करोड़ पहुंच गया, 13,000 करोड़ पहुंच गया है। सो ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट डबल हो गया है। और शेयर प्राइस कितना बढ़ा है, शेयर प्राइस सिर्फ 11% बढ़ा है। अब जो ये सिर्फ 11% शेयर प्राइस बढ़ा है, क्या ये आगे चल के बढ़ेगा? ऑफ कोर्स देयर इज नो रीजन कि ये नहीं बढ़े, ऐसा कुछ है ही नहीं। और यही एक तरीका होता है इस तरह की ग्रेट कंपनीज में एनालिसिस का कि लास्ट इतने टाइम में, मींस कोई भी पीरियड हो जिस पीरियड में शेयर प्राइस ने बहुत ज्यादा ग्रोथ ना दिखाई हो, कि कितने परसेंट की ग्रोथ आई है और यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में कितने परसेंट की ग्रोथ आई है। जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो मीट होगा ही होगा, बिकॉज दीज आर द ग्रेट कंपनीज। तो यहां पर क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स डबल होने की ही है, और जब तक ये डबल होगा तब तक नेट प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। 20% अगर ईयर का ग्रोथ आएगा तो वो भी कवर होगा। तो यहां से फर्दर डबल होने के चांसेस हैं अगले 1-1.5-2 साल में। मैं कहता हूं अगर 3 इयर्स भी लग जाते हैं इस शेयर प्राइस को यहां से डबल होने में, तो ग्रेट कंपनी में 3 इयर्स में अगर पैसा डबल हो जाए बिना किसी रिस्क के, तो उससे अच्छा पैसा होता नहीं है। जब हम जनरली बात करते हैं कि विवेक भाई 3 इयर्स में पैसा डबल होता है क्या, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन जब ट्रेड करने की बारी आती है तो 3 इयर्स में डबल पैसा हमें कई बार समझ में नहीं आता। तो हमें इस तरह से दोनों तरफ से नहीं सोचना चाहिए। हमें सिंगल माइंडसेट से रहना चाहिए कि अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें तो 3 साल में कितने पैसे मिलेंगे? 15% मिलेंगे। लेकिन अगर इसी कंपनी के शेयर्स ले लिए जाएं इस टाइम पर, तो क्या 3 साल में 15% मिलेगा? नहीं, इट्स ए गारंटी 100% मिलेगा। और जब मैं गारंटी की बात कर रहा हूं तो ये गारंटी कहीं लिखकर देने वाली बात नहीं कर रहा हूं, इट्स ए पास्ट एक्सपीरियंस। और आप भी अगर बैक टेस्ट करोगे कभी भी इस तरह की एनालिसिस करके कि लास्ट 3 इयर्स में अगर स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस ने कुछ नहीं किया तो उसके बाद में 3 साल में क्या हुआ, जैसे मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इस पीरियड में 3 साल में स्टॉक प्राइस ने कुछ नहीं किया, यानी कि कौन सा पीरियड था, जनवरी 15 से लेकर जनवरी 17 तक, 2 इयर्स तक कुछ नहीं किया। उसके बाद में हम 11% की बात कर रहे थे, यस 763 डेज। तो ऑलमोस्ट कितना टाइम है ये 2 इयर्स कुछ टाइम है। मैं अगर बात करते हैं कि 3 साल तक यहां
इस पीरियड तक कुछ नहीं किया, उसके बाद में डबल हुआ क्या, हम उसके बाद में चेक कर लेते हैं कि यहां से 100% गेन आने में कितना टाइम लगा। अगर हम पूरा पूरा चेक भी करने लगे, सो 100% गेन आने में कितना टाइम लगा, 834 डेज, यानी कि 3 इयर्स भी नहीं लगे। तो विद इन 2.5 years 100% का गेन आ गया आफ्टर 2 years ऑफ कंसोलिडेशन। सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर राइट नाउ, 2 years ऑफ कंसोलिडेशन हैज हैपेंड। अभी क्या टाइम है, अभी यहां से अगले 2-2.5 साल में यहां से इसके डबल होने का मौका है। और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट हमेशा काम करती है। उससे पहले भी अगर आप देखोगे कि जब इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक लंबे टाइम तक कुछ भी गेन नहीं दिया, यहां पर 1.5 ईयर में कुछ भी गेन नहीं दिया, कंसोलिडेशन का टाइम था, तो उसके बाद में नेक्स्ट 1 ईयर में कितना परसेंट का गेन आया, 117% का गेन आया। These things will keep on happening। क्यों? क्योंकि जो कंसोलिडेशन का पीरियड था, इसमें नेट प्रॉफिट में कंसोलिडेशन नहीं है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, शेयर प्राइस ने कुछ नहीं किया, आगे उस कमी को पूरा करेगा। सेम यहां पर बात है कि लास्ट 2 इयर्स में कुछ नहीं किया, उस कमी को नेक्स्ट 2 इयर्स में पूरा करेगा। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन नाउ कि अभी तक कुछ नहीं किया, नेक्स्ट 2 इयर्स में उस कमी को पूरा करेगा। अगर हम यहां पर एग्जैक्टली सेम नंबर लेने लगे कि कितने टाइम पीरियड तक स्टॉक प्राइस वाज ट्रेडिंग एट द सेम टाइम, सेम पीरियड, सो दिस इज मोर देन 2 इयर्स, 2.5 इयर्स, दिसंबर 19 से लेकर जुलाई 22 तक 2.5 इयर्स दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल। अब अगर हम यहां से डबल होने की बात करने लगे, दैट इन नेक्स्ट 2 इयर्स, ये यहां पर 2 इयर्स 3 इयर्स में 100% गेन आना चाहिए। तो 100% गेन आने की अगर हम बात करते हैं तो कब से कब तक का एक प्रोबेबिलिटी निकल कर आती है, एक बार हम ये चेक कर लेते हैं। 100% गेन की हम बात करें, इसको और थोड़ा सा हमें स्क्वीज करना पड़ेगा जिससे हम 100% गेन तक पहुंच सके। 100% गेन एक्चुअल में छोटा गेन नहीं होता, तो चार्ट को भी थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए। और अगर हम 2 इयर्स की बात करने लगते हैं 100% गेन में, तो ये फिगर हमारी ऑलमोस्ट 700 डेज, यस, ये हमारी निकल कर आती है। और हम यहां पर टाइम पीरियड भी देखते हैं। ये कौन सा पीरियड है, यहां पर डेट इसने दिखाना बंद कर दिया, जुलाई 22, और उसके बाद में जुलाई 22 के बाद 6 मंथ्स। और अगर हम करंट से भी मानने लगे तो ऑलमोस्ट सितंबर 24, 2 इयर्स में ये 100% के आसपास का गेन आता है। और हमारा जो टेक्निकल टारगेट पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, बैक टेस्टिंग के हिसाब से बैठता है, दिस इज 3800 राइट नाउ, दिस इज कोटिंग एट 1930। तो अब ये तो एक लंबे टाइम फ्रेम की बात हो गई, 2 इयर्स के टाइम फ्रेम की बात हो गई। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करने लगे कि छोटे टाइम फ्रेम पर हमें इसमें क्या टेक्निकल चार्ट पैटर्न नजर आता है, तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वाटर लेक पैटर्न, और या फिर बेस बिल्डिंग पैटर्न, यहां पर ये सारे ही पैटर्न्स हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं। एक बार नेक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। नेक लाइन ड्रॉ करने के बाद में चार्ट पैटर्न था किस तरह का, यहां पर ये पहले शोल्डर बना, उसके बाद में ये हेड बना, और राइट में शोल्डर बनाकर ऊपर जाने के बदले ये यहीं से नीचे आना शुरू कर दिया, एंड एक बड़ा सा हेड बन गया। उसके बाद में ये राइट में शोल्डर बना, एक और ये शोल्डर बना। सो मल्टीपल रेसिस्टेंसेस यहां पर ये हिट कर चुका है। अब यहां से सिर्फ एक ही तैयारी है कि शॉर्ट टर्म में ये यहां से सीधा सीधा ऊपर उठकर भागेगा। अगर हम इसके टेक्निकल टारगेट की बात करने लगे, सो दिस इज वेरी शॉर्ट टर्म टेक्निकल टारगेट 2267 पर। क्या हमें इस शॉर्ट टर्म टेक्निकल टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए? ऑफ कोर्स वी कैन ट्रेड इन 2-3 अकाउंट्स। वन अकाउंट में हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कर सकते हैं, सेकंड अकाउंट्स में हम थोड़े से लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जब इसमें 100% गेन की अपॉर्चुनिटी है, तो 100% गेन के लिए 2 इयर्स में क्यों बैठ ना किया जाए। और सेम अपॉर्चुनिटी हमें बाकी स्टॉक्स में भी काफी में नजर आती है। तो इस तरह की बड़ी कंपनी में ट्रेड करके अच्छे पैसे लगाए जा सकते हैं। लेकिन जब मैं कह रहा हूं अच्छे पैसे लगाए जा सकते हैं, तो एक्चुअल में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूं। यहां पर आप जो भी ट्रेड करेंगे अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से करेंगे। मेरे कहने से 2 काम करेंगे, एक तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, एंड थर्ड यहां पर सीखेंगे। और सीखने के बाद में सेम तरह के एनालिसिस को अपनी समझ से सैटरडे संडे जब आपको टाइम मिलता है तो ड्यूरिंग द डे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे आप सब अपनी वर्किंग कर सको। और जब मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाऊं और सेम ही बातें बोलूं, तो आपको समझ में आ जाएगा, यस अब आपने सीखना शुरू कर दिया है, समझ में आ गई हैं बातें। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं, तभी हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, तभी हमें रेस्पेक्ट मिलती है, और तभी उसके बेस पर अच्छी नौकरी मिलती है, और अच्छा बिजनेस करते हैं, तभी पैसों की कमाई होती है। यहां भी सेम है, जब हम खुद से सीखेंगे, अच्छे से काम करेंगे, काम करके हम स्टॉक में ट्रेड करेंगे, और उसके बाद में उसको टारगेट तक रखेंगे, बिकॉज वी हैव कन्विक्शन इन दैट स्टॉक। और कन्विक्शन क्यों है? बिकॉज वी हैव डन बिजनेस एनालिसिस, वी हैव डन फाइनेंशियल एनालिसिस, एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर टेक्निकल एनालिसिस। यहां पर समझदारी से काम लेना है। और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, जय हिंद।